नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ताल ठोके में मुद्दा आपके सामने है। देश के हर नागरिक को यह हक है, संविधान ने यह हक दिया है कि वो देश में कहीं भी बसे, कहीं से भी चुनाव लड़े, कहीं भी जाकर अपनी जीविका अर्न करे। तो किसी राज्य में किसी को बाहरी बताना क्या देश की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? आज ताल ठोके के अंदर ये बहस बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बाहरी बताया। प्रियंका ने कहा कि यूपी के पास अखिलेश और राहुल हैं, जो यूपी में ही पले बड़े हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया था पीएम मोदी के उस भाषण के जवाब में जिसमें मोदी ने कहा था कि उन्हें यूपी ने गोद लिया है। अब सवाल यह है कि जो मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें बाहरी कहना क्या यूपी का अपमान नहीं है? सवाल यह भी है कि जब किसी राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्ति को बाहरी बताकर पीटा जाता है तो उस सियासी सोच को किसी को बाहरी बताने वाली सियासी सोच जैसा क्यों ना माना जाए? और यह सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, ये बीजेपी से भी है। महाराष्ट्र में बाहरी लोगों की पिटाई पर चुप्पी साधने वाली बीजेपी के लिए मोदी को बाहरी बताए जाने पर तिल मिलाना क्या दोहरा मापदंड और रवैया नहीं है? इसलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि अगर सोनिया गांधी यूपी की हो सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी बाहरी कैसे हैं? क्या मोदी या किसी को भी बाहरी बताना देश की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? क्या यह देश में ही अलगाववाद की राजनीति नहीं है? डिवाइड एंड रूल मत भूलिए। और क्या वाराणसी से चुने हुए सांसद को यूपी के लिए बाहरी बताना उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको इंट्रोडक्शन, उससे पहले सवालों से भरी ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? राहुल जी और अखिलेश जी आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी ने कहा है वो 100% सही है। They have no moral authority. Both of them are failed students, and they both failed in Hindi. Okay, and then she says, "How can you have a adopted son? Why have somebody from outside? But what about these people? Their blood is outside." कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। इनकी मानसिक सोच पर ही सवाल खड़ा होता है कि ये खुद कहाँ से आते हैं। मतदाता के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ना हो, उन पर चुनाव ना हो, इसलिए इस तरह की बहस को आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री को बाहरी बताना, मैं मानता हूँ कि इनकी सोच पर ही सवालिया निशान खड़े करता है। नरेंद्र मोदी आर्थिक और अपने कारणों से घेरे में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पर मौन रहकर मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को निराश कर रहे हैं और जनता उनको इस कदम के कारण मैं समझता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो बाहर का दरवाज़ा दिखाने जा ही रही है। प्रधानमंत्री के पास आर्थिक सामाजिक सवालों पर लड़ने के मुद्दे समाप्त हो गए हैं। बिहार में भी उन्होंने इसी तरह से भावनाएं भड़काने का काम किया था और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सोनिया गांधी यूपी की है और नरेंद्र मोदी बाहरी? दूसरा सवाल, क्या प्रियंका के अलगाववाद से यूपी में जीतेंगे अखिलेश राहुल? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी बताना क्या यूपी का अपमान नहीं? भारत माता की जय। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बाहरी कौन का फैसला प्रियंका करेंगी या यूपी? ये फैसला जनता तय करेगी क्योंकि वो जानती है
कि हमें कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ये डेफिनेशन क्रिएट कर देना क्या मतलब बताता है, खासकर पॉलिटिक्स में। आलोक शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, NSUI और यूथ कांग्रेस से पिछले 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD उन्होंने की है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, 21 सालों तक BBC के लखनऊ ब्यूरो के चीफ रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत लंबे वक्त से कवर किया है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर MH खान साहब BSP के नेता है और टीवी डिबेट्स में BSP का पक्ष रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट में दूंगी और इसीलिए सबसे पहले आलोक जी आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस की डिक्शनरी में बहारी के माने क्या है, मतलब क्या होता है बहारी का, पहले ये डिफाइन कर दीजिए, आप डेफिनेशन दे दीजिए मुझे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर बहारी की आप डेफिनेशन मुझसे मांग रहे हैं तो मोदी साहब से पूछिए कि गोद लेने की डेफिनेशन क्या होती है। गोद किसको लिया जाता है? क्या अपने घर के व्यक्ति को गोद लिया जाता है? गोद नॉर्मली बाहर के व्यक्ति को लिया जाता है। मोदी जी ने जंग शुरू की कि मुझे यूपी ने गोद लिया है। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसमें कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो यहाँ पर दिल्ली में चुनाव में आए तो कहने लगे मैं द्वारका का हूँ, मैं तो असली द्वारका का हूँ। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो यूपी के हैं, तो पहले वो तय कर लें कि वो गुजरात के हैं। बार बार कहते हैं मैं गुजरात से हूँ। बीजेपी वालों ने गुजरात मॉडल बेच दिया कि मोदी साहब गुजरात के हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब मुझे यूपी ने गोद ले लिया है। थोड़े दिन बाद चुनाव कहीं और होगा, फिर वो राज्य के वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जहाँ जाते हैं उस राज्य की या तो खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिहार गए तो जंगल राज कहने लगे, केरल गए तो सोमालिया से तुलना करने लगे, यूपी गए तो गुंडा राज की बात करने लगे। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, अब पता नहीं कोई और नदी बुलाएगी, वहां पर उड़ीसा में चुनाव होंगे तो फिर वहां के हो जाएंगे वो। तो उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उसका उत्तर दिया गया है कि आप बाहरी हैं। आप अपने आप को स्वयं बाहरी बताते हैं, कांग्रेस को या किसी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय आपने लिया कि फैसला कौन करेगा। फैसला स्वाभाविक है कि 11 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आप कोई तो बात बताइए कि आपको क्यों चुना जाए, क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिया, आप 73 सांसद के बदले में उत्तर प्रदेश को एक नजर आप हो गया है। आलोक जी मुझे लगा था 10 सेकंड ही सही आप लेंगे और मुझे वो 10 सेकंड में कुछ तो बाहरी का माना समझा देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो 1.5 मिनट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिए। बहरहाल आगे आती हूं मैं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी साहब, आप ये दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? पॉलिटिक्स में बहुत सी बयानबाजी होती है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी कह दिया, ये इतना अपमानजनक लग गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही प्रचारक बन गए थे। यानी भारतीय परंपरा में घर बार छोड़कर परिव्राजक, वह व्यक्ति पूरे राष्ट्र को समर्पित हो जाता है और जहां जाकर स्थिर हो जाता है वह उसका घर है। आज की डेट में वह बनारस से सांसद है। और यदि इसको लेकर कांग्रेस को बाहरी बनाम अंदरूनी नजर आता है तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, किसी राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का सिवाय उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद होने के अलावा यूपी से क्या संबंध है? और प्रियंका गांधी जी का तो वह भी संबंध नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है कि आपके माता पिता उत्तर प्रदेश के रहे हो तो राहुल और प्रियंका जी के तो माता पिता पर भी वो लागू नहीं होता। यानी अगर विशुद्ध तकनीकी व्याख्या करें तो बाहरी तो वो ज्यादा है क्योंकि उनके साथ तो इस राष्ट्र से भी बाहर का एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इस पे आइए, उत्तर प्रदेश को लीजिए। अरे तो उत्तर प्रदेश में बाहरी और अंदरूनी नहीं, उत्तर प्रदेश जब बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो वो लीड करता है। जैसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट जिसने इंडिया की पॉलिटिकल केमिस्ट्री चेंज कर दी, वो जब राम मंदिर मूवमेंट था वो उत्तर प्रदेश के अंदर था। जिस समय ये जेपी मूवमेंट चला तो उत्तर प्रदेश के अंदर था। उस समय याद करिए जिस समय फ्रीडम मूवमेंट चला तो इलाहाबाद और बनारस सबसे बड़े केंद्र थे। 1857 के रिवोल्ट के समय सारा सेंटर यूपी में था और आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब महान भारत आगे बढ़ रहा है तो केंद्र उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश का भी अपमान है।
ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि देश जो है वो एक सूत्र से बंधा हुआ है और सारी जगह अपनी है, सारा मुल्क की एक एक मिट्टी जो है, मुट्ठी भर मिट्टी हो या फिर पूरा का पूरा इलाका आपका है, तो वो जो है वो हमारा है, हम उससे बिलोंग करते हैं, तो फिर आप दूसरे को बाहरी क्यों कहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं आपके पास आगे भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर एमएच खान, बाहरी ये दोनों ही हैं फिर आपकी नजर में? तो जी नहीं, देखिए ये बाहरी मोदी जी ने खुद ही अपने आप को कह दिया। मोदी जी ने कह दिया, वहां से सांसद थे, 3 साल तक नहीं कहा कि मैं गोद लिया हुआ हूं। पहले कहा गंगा मैया ने बुलाया है, मैं आया हूं। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया। भाई ऐसे बच्चे को जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है और असली बच्चे में ये फर्क होता है। गोद लिया हुआ बच्चे ने क्या किया कि 3 साल तक कोई काम नहीं किया, नोटबंदी ला दिया। इसी गोद लिए हुए बच्चे ने 150 लोगों की जान ले ली। तो ये गोद लिया हुआ बच्चा उत्तर प्रदेश को फल नहीं रहा है। हम बाहरी नहीं कहेंगे, लेकिन ये गोद लिया हुआ बच्चा उत्तर प्रदेश को फल नहीं रहा है। यहाँ पर वहाँ गोवा तक के लोग आके यहाँ से राज्यसभा में हो गए। यहाँ से कितने मिनिस्टर हैं? राजनाथ सिंह को अपना गृह जनपद छोड़ना पड़ा, अपने बेटे को वहाँ गाजियाबाद से लड़ना पड़ रहा है, लखनऊ में राजनाथ सिंह आके लड़ रहे हैं। तो ये तो सब लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। दूसरी बात जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, ये तो देखिए बरसाती मेढक की तरह आती हैं और बरसाती मेढक की तरह आंसू बहा के 5 मिनट में फिर दिल्ली चली जाती हैं। 2.5 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, जनता का क्या दुख दर्द है, इनके समय में नहीं आता। ये जिस साइकिल को कहती थी पंचर है, उसी साइकिल पंचर में बैठ गई। पंचर साइकिल कहीं चलती है क्या? ये इनका मुख्यमंत्री जो अखिलेश चेहरा है, ये दंगाई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुका है। 400 से 500 दंगे हो चुके हैं। ये अभी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है। आप सोचिए, उसमें इस्तीफा नहीं हो रहा उनका इस्तीफा नहीं हुआ, मंत्रिमंडल हो रहा उनका। ये कहाँ साफ सुथरे लोग हैं? ये सारे लोग अपने वोट को बंटवारा करने के लिए नए नए तरीके से नई नई बातें उभारते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो जाए, कुछ वोट हमारी तरफ आ जाए। विकास की बात नहीं करते, कानून की बात नहीं करते। वैसे मुद्दे पर बात करते करते डॉक्टर एमएच खान साहब, आप भी बाहरी हो गए थे, वो मुद्दे से आप बिल्कुल डिट्रैक्ट कर गए थे। लेकिन ठीक है, अब मैं जरा रामदत्त त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। रामदत्त त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, ये सिंपल टैक्टिक है डिवाइड एंड रूल की और कुछ भी नहीं है? बेसिकली ये बड़े बोल बच्चे ने और कुछ नहीं है। देखिए, बाराबंकी की जिस रैली में प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, मैं था वहाँ और मुझे भी ये अजीब लगा कि ये क्यों कह रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा, किसी ने आपत्ति नहीं की। एक सांसद भी पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, फिर प्रधानमंत्री तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये विवाद के सूत्रधार खुद ही वो हैं। आखिर उनको जरूरत क्या पड़ रही थी? और अगर ये कोई कहता है कि मैं गोद लिया हूं या मेहमान हूं, तो आप अपने आप को खुद ही रिमाइंड करें लोगों को कि भाई यूपी का मैं नहीं हूं, मैं कहीं और का हूं, गुजरात का हूं। कभी वो द्वारिका जी की बात करते हैं। और देखिए, मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सदस्य थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। या अभी जैसा कि आपने कहा कि भाई मनोहर पर्रिकर जो है रक्षा मंत्री गोवा के, यहाँ से हैं, तो ये न तो यूपी तो खास करके किसी को बाहरी नहीं मानता है। वो भले महाराष्ट्र की बात हो और कहीं बात है। और मोदी जी खुद ही शुरू करते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी बात नहीं आई कि चाय बेचते थे। वो अचानक जब प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार हुए तो चाय वाला हो गए। तो बेसिक प्रियंका ने दूसरी बात जो ये कही है खास करके, वो महत्वपूर्ण है कि यूपी के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। और वो तो एक उन्होंने गेस्ट आर्टिस्ट हैं। प्रियंका भी कोई यहाँ के नेता तो है नहीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो गेस्ट आर्टिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बनारस में गंगा जी के लिए कुछ नहीं किया, मुझे लगता है चर्चा के लिए ये ज़्यादा जरूरी टॉपिक है कि क्या मोदी जी ने। दूसरी बात, बीजेपी के अंदर ही ये फीलिंग है कि शाह और मोदी यूपी के चुनाव को। ठीक है सर, बाजर आप हो गया है, लेकिन एक वैलिड चीज आपने उठा दी है और मुझे इस पर जवाब लेने के लिए आलोक जी के पास जाना ही पड़ेगा। आलोक जी, बहुत इंतजार करवाया प्रियंका गांधी ने, लोग इंतजार करते रहे और सोचते रहे कि प्रियंका गांधी आएगी, क्योंकि बार बार आपके अंदर से भी आवाजें उठने लगी थी कि प्रियंका गांधी लाओ, कांग्रेस बचाओ। अच्छा, वो आएंगी तो कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा मुद्दा लेकर आएंगी जिस पर जिक्र करेंगी। इतना पुअर होमवर्क और इतना पुअर होमवर्क सर, इसलिए कि वो आई, उन्होंने अपनी बातें रखी और उसमें बात भी रखी तो बाहरी एक मुद्दा, वो भी तीसरे चरण में जाकर। दूसरे मुद्दों पर क्यों नहीं वो बात कर पाई? देखिए, मैं समझता हूं उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहली चीज तो आपने कहा कि वो आई तो देर से आई। देखिए, उनका निजी फैसला है।
अमेठी रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है, वहाँ पर वो हमेशा प्रचार करती रही हैं, आज भी गई हैं, जबकि गांधी फैमिली से वहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, फिर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पर जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए वो प्रचार कर रही हैं। दूसरी बात, आपने शब्द इस्तेमाल किया पूरा होमवर्क, मैं इस बात से पूरी आपत्ति के साथ विनम्रता के साथ दर्ज करना चाहूँगा कि उनका होमवर्क पूरा था, कहीं पुअर होमवर्क नहीं था। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, त्रिपाठी साहब ने भी कहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यूपी के लिए क्या हुआ। यूपी का किसान पूछ रहा है, भाई आपने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी, 50% जो है वो किसानों को मुनाफा मिलेगा। सर राहुल गांधी अमेठी में है, 2004 से एमपी है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाए, वो उनकी बहन नहीं है, वो एडवाइजर के तौर भी इस पूरी की पूरी भूमिका में, मुख्य भूमिका में वो रही हैं। उसके बावजूद इस तरीके के सवाल उठाना, और वो भी हल्के लहजे में, और बड़ी बात बाहरी मुद्दे को लेकर करना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है सर। आप भी बाहरी रह गए, जरा बताइए इतना। नहीं देखिए, किसने शुरुआत किसने की कि गोद ले लिया है मुझे। मोदी साहब रोज नया एक जुमला छोड़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, तो सवाल भी ना पूछा जाए उनसे, गोद क्यों ले लिया, किसने ले लिया, कहां ले लिया। अरे भाई उत्तर प्रदेश के आप सांसद हैं, आपने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, फिर अब गोद कैसे ले लिया? क्या गोद लेने से पहले ही आप वहां जाकर सांसद बन गए थे? मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बताएं उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, मैंने किसानों के लिए क्या किया है। आप अब कह रहे हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे। अरे भाई पड़ोस के सारे राज्यों में आपके सरकार है, क्या उन राज्यों में आपने वहां पर किसानों के कर्ज माफ कर दिए? एक सेकंड रुकिए, दोनों ये बात कह रहे हैं कि मुद्दे को हवा जो दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इस बात का जिक्र करने का मतलब क्या था? क्यों ना सिर्फ दूसरे मुद्दों पर बात की जाती जिनमें वेटेज ज्यादा था? जी मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या हमारे अन्य नेता हो राजनाथ सिंह जी या अन्य, सभी ने तथ्यात्मक बातें कही हैं। अभी आलोक जी ये कह रहे थे कि भाई किसानों के लिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर क्या है, 2.9%। बगल में मध्य प्रदेश है, जहां भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से कृषि के मुकाबले उत्तर प्रदेश से खराब स्थितियां हैं, और वहां क्या है विकास दर 19% लगातार पिछले कई सालों से। बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा आपकी सरकार कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश नहीं खर्च कर पाता, मध्य प्रदेश खर्च कर लेता है, तो विकास का यथार्थ पता है। बनारस की आप बात करें तो बनारस के लिए जो प्रधानमंत्री ने किया है 2-2.5 साल में, वो सबको पता है। सुधांशु दी, जब चुनाव आते हैं तो बहुत चिंता में आपकी सरकारें, सारी सरकारें आगे इसमें दिखती है, और चिता पर वहाँ किसान मैं चुनाव से पहले के मैंने मैंने बताया लगातार बात मुद्दे की ये हो रही है, मैंने जो डाटा दिया है वो पिछले 4 साल का दिया है। करने वाले रामदत्त त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर मध्य प्रदेश, बनारस के लिए जो बात, एक मिनट में, नहीं रामदत्त जी मैं पूरी बात कर लूं। अच्छा चलिए, आजा, ठीक आप बात करिए। हाँ ठीक करिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश का बार बार जिक्र आता है, बीजेपी के सभी प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, तो भैया शिवराज सिंह चौहान को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, पूरे देश का वो विकास कर देंगे। खेती अरे भाई, तो आप गुजरात का विकास क्यों भूल जाते हैं मान्यवर? कांग्रेस के जमाने में 20 पॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में 2010 तक लगातार गुजरात नंबर 1 रहा। उसके बाद इन्होंने रैंकिंग निकालनी बंद कर दी भाई, 2010 के बाद रैंकिंग बंद हो गई। खैर, अब मैं ये कह रहा हूं कि बनारस के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने किए, यह प्रश्न अगर कांग्रेस उठाए तो बहुत हास्यास्पद लगता है। भाई आप तो 70 साल लगातार अमेठी रायबरेली आपके सांसद रहे, और जिसमें से 64 साल आपकी समर्थन की सरकार, 50 साल आपकी सीधी सरकार, तो अमेठी रायबरेली को मुंबई बन जाना चाहिए था। अगर शंघाई नहीं तो मुंबई तो बनी जाना चाहिए था। मुझे जवाब लेने दीजिए, पॉइंट है, हकीकत ये है, एक सेकंड पॉइंट है, आपकी बात में दम है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बताइए सर, एमपी है अमेठी के, 2004 से क्या किया है अमेठी में? लिटरेसी रेट बता दूंगी आपको, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने वादे किए थे और बंद पड़ गए, वो भी आपको गिना दूंगी मैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स उस समय पे शुरू किए गए, बीजेपी की सरकार आने के बाद तमाम प्रोजेक्ट्स पे धक्का लगा। दुर्भाग्य यह है कि जब से वो यहाँ पर सांसद रहे हैं तो राज्य में सरकार बीजेपी की, सपा की, बसपा की, बाकी लोगों की रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप गुजरात की तुलना अमेठी से करेंगे तो अमेठी आज़ादी के समय पर बिल्कुल बंजर भूमि थी। गुजरात पहले से विकसित राज्य रहा है, और गुजरात का जो हाल है आज वो केवल डर के कारण है। सर मुझे मैं गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ अमेठी और रायबरेली का,
आंकड़ा पेश कर नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, अमेठी रायबरेली को ही कंपेयर कर रहा हूं। मैं कह रही हूं गुजरात को हटा दीजिए, दूसरी बात, अमेठी और रायबरेली का जिक्र कर रही हूं। नहीं, आप कंपेयर करवा लीजिए बेशक। नहीं, मुझे नहीं करना है। अमेठी रायबरेली में अगर विकास नहीं हुआ तो वहां की जनता का आप अपमान कर रहे हैं कि राहुल गांधी इसी मिट्टी से निकले हैं, तो इस मिट्टी के लिए राहुल गांधी ने सोना बनाने के लिए क्या क्या किया है, वो चीजें मुझे गिना दीजिए आप। सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश के लिए काम यूपीए सरकार ने किया था, 72,000 करोड़ का जो किसानों का ऋण था वो माफ किया था। बनारस के बुनकरों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए थे हम। रायबरेली अमेठी के लिए तमाम विकास किए गए। कौन कहता है विकास नहीं किया गया है? सर, अगर विकास नहीं किया गया होता तो आप रायबरेली के लोगों का 3,650 करोड़ का, उन्होंने बार जिताया है उनको और आगे भी जिताएंगे। 3,650 करोड़ की अनाउंस की गई थी। 13 में से 12 राज्य ऐसे हैं रूबिका जी, कुछ नहीं हुआ सर। रूबिका जी, 13 में से 12 राज्य ऐसे हैं बीजेपी शासित जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम रेट है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है सर। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अभी काम कर रहा है, चलिए वर्किंग सक्सेसफुली में ये एक चीज है वो पूरी फहरिस्त में जो वर्किंग सक्सेसफुली है। 2004 से लेकर अब 2017 आ जाइए सर आप। फिर रायबरेली भी गिना दूं आप कहें तो, फिर आप कहते हैं बाहरी और अंदरूनी। स्वयं आपने तीन चार जो मुद्दे गिनाए हैं, उसके अलावा तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, वहां के जो मिनी हेल्थ सेंटर्स हैं, आप उनकी सिचुएशन देखिए, वहां पर बंजर भूमि है और उसको वहां पर विकसित किया गया है। और यही कारण है कि वहां पर बार बार उनकी जो जनता है अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर की, वो इनको शिरोधार्य करती है। अगर वहां पर विकास नहीं होता, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो हरा देते अभी तक। मैं समझता हूं बीजेपी को केवल रायबरेली और अमेठी की बात नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश के लिए मैंने एक उद्योग लगाया हो तो जाके नाम ले। बड़े बड़े भाषण देते हैं, जुमले छोड़ते हैं, दोनों हाथ उठा के भाषण देते हैं, कभी ताली बजा के भाषण देते हैं। ये नहीं बताते हैं कि किसान की आमदनी 2022 तक कैसे दुगनी हो जाएगी। ये नहीं बताते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने थे, आपने तो नोटबंदी में 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय उस पर साइलेंट है पूरी तरह। हैं, लेकिन वाराणसी के एमपी भी है। ये बता दीजिए कि वाराणसी के लिए उन्होंने 2.5 सालों में क्या कुछ किया है। अब जो बात विकास के वादे और दावे से शुरू हुई थी, अब वो बाहरी और अंदरूनी पर आकर टिक गई है। गोद ले हुए बेटे ने वाराणसी के लिए क्या कुछ किया है, जरा गिना दीजिए आप मुझे। देखिए, जो किया है यदि लोगों को नजर नहीं आ रहा तो उनका दृष्टि दोष है। मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनारस में बन रहा है, जो देश के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर में से एक होगा। पूरे पूर्वांचल के लिए वो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बुनकरों के लिए सबसे बड़ा फैसिलिटेशन सेंटर पूरे पूर्वांचल में वाराणसी में बन रहा है। और बनारस के चारों तरफ से 4 नेशनल हाईवेज ऐसे हैं जिनको कि 4 लेन का किया जा रहा है, जिसमें बाबतपुर वाराणसी से लेके सुल्तानपुर वाराणसी वाला हाईवे से लेके, और जो मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। और इसके अलावा रेलवेज और वाटरवेज दोनों के लिए वाराणसी के पास रामनगर में एक मल्टी स्टेज लॉजिस्टिक टनल बनाया जा रहा है। तो ये सब डिटेल्स तो अपनी जगह ठीक है सुधांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं मैं आगे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक वाक्य मैं जरूर कह दूं। अभी इन्होंने बोला था कि भाई 47 में अमेठी जो था वो पिछड़ा था। अरे उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे था, शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे था, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ये सब तो बर्बाद आपके जमाने में हुआ। मैं जवाब ले लेती हूँ, इसका जवाब दीजिए ना। लेकिन ये इन सारे सवालों का जवाब आलोक जी दीजिए। मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर एक श्रीकांत पांडे हैं, वो ये लिख रहे हैं, मैम मैं रायबरेली ऊंचाहार डलमऊ विधानसभा का हूं। आलोक जी आपको पता नहीं है ये दोनों सीट आज भी 1857 में ही जी रही हैं। यहाँ के लोग इस पर जवाब दीजिए। 2.5 साल में सुधांशु त्रिवेदी, बहुत कायदे से ये बात पूछ रही हूं, इतनी चीजें गिना तो देते हैं, आप वहां पर बरसों से हैं, गिनाने में भी आपको पसीने आ जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री बनारस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी बाकी यूपी के लिए छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली चीज ये बीजेपी की शब्दावली है। दूसरी, अच्छा चलिए माने तो सही आपने कि अच्छा काम कर रहे हैं। उसके 2 उदाहरण आपने जवाब बनारस नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। बनारस पर ही आ रहा हूँ। बनारस के अंदर जिस तरह का जो प्रश्न रहा उसी पर उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का जवाब अपने घर पर खाली बैठे हैं।
मैं प्रश्न पे भी आ रहा हूं पंडित जी मैं प्रश्न पे भी आ रहा हूं, आप रुकिए तो सही। तमाम बनारस के कारीगर जो हैं और खास तौर पर जो 2 वर्ग हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से घर पे बैठ गए। नोटबंदी दी है बनारस को मोदी साहब ने। मुझे बता दीजिए कि उसको हाईवे से वहां से जोड़ दिया, उसको रेलवे को वहां से जोड़ दिया, क्या ये केवल बनारस के लिए करना चाहिए था, जबकि वो भी किया नहीं है। मुझे केवल ये बता दीजिए बनारस में एक कोई उद्योग चालू हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया है? कोई एक मिल्क प्लांट बनाया है? आपने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? गेहूं का एक्साइज ड्यूटी घटा दी, गेहूं के किसान को मार दिया। 2013-14 का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन मोदी साहब अभी भाषण जो है वो फुल अपनी स्विंग में दिए चले जा रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि बनारस बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार। 6 महीने बाद इतनी आपके पास वो बहुत शानदार होमवर्क आपने किया है। मैं इसी होमवर्क को लेकर आपसे पहले सवाल बीजेपी उसमें हार गई। अगर आप जयपुर जो गांव गोद लिया उसमें भी बीजेपी हार गई। अब आता हूं अमेठी और रायबरेली बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा लेकर क्यों आ जाती हैं? मैं बताता हूं, ये सारी चीजें गिना देती हैं। अमेठी और रायबरेली पे भी आता हूं। नहीं वो तो रूबिका जी किसने शुरू किया? दिल्ली में चुनाव हो तो मैं द्वारका का हूं, बिहार में हो तो मैं तो यहाँ प्रचारक रहा था, जम्मू कश्मीर में हो तो मैं तो लद्दाख में ही रहा था। मैं अगर यूपी में आ गया तो आज सिचुएशन ये है कि आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा था। घर घर मोदी हाय, कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होता है। घर घर मोदी हाय हाय मोदी हो रहा है। कैंपेनिंग बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होती है। प्रियंका गांधी बीजेपी हेडक्वार्टर से जो चीजें कही जाएगी उस पर आगे बढ़ेंगी। कैंपेनिंग की नहीं है, मुद्दे क्यों ना उठाए जाए? क्या सवाल पूछना भी गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, सवाल पूछना गलत है? ये वो देश है जिन्होंने सोनिया गांधी को खुली बाहों से अपनाया। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? और उस जगह पर उस देश में आप बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं अपनाया है। आप जानते हैं, अरे भाई गोद लेने की बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही? अरे सर आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? 3 साल पहले नेहरू परिवार सबसे बड़ा रोड शो बताते थे बीजेपी वाले, स्पेशल कैमरे लगा के, उसके बाद अब गोद अब लिया है। ये अजीब बात है, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। वो महाराष्ट्र मोदी जी बाकी राज्यों के नहीं है। रायबरेली अमेठी वो बाहरी नहीं हुए सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? गांधी फैमिली से बाहर नहीं आ सकते। मुझे केवल ये बता दीजिए, तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते। यूपी ने गोद ले लिया तो क्या वो बाकी राज्यों के नहीं है? जवाब दें बीजेपी वाले। क्या वो गुजरात के नहीं बचे? क्या आप थोड़े दिन में गुजरात के चुनाव आएंगे, फिर कहेंगे मैं तो यहीं का था, जय श्री कृष्ण और श्री कृष्ण वहीं चालू हो जाएंगे? तो सर सारी जगह के बनिए ना, इसमें परेशानी क्या है? सिद्धांशु त्रिवेदी जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं ये बाहरी को लेकर आपके? नहीं तो वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे गोद लिया? इसका जवाब देश चाहता है। प्रधानमंत्री मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड आलोक जी, ये डबल स्टैंडर्ड साहब आपके क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बाहरी कह दे तो आपको परेशानी हो जाती है, आपको अपमान लगता है, आपकी मर्यादा को ठेस पहुंच जाती है। और वहां महाराष्ट्र में आप ही के साथी बाहरी कहकर लोगों की पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, ये मुद्दा भी नहीं बनता है। रूबिका जी, आपने महाराष्ट्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में काम मनसे वालों ने किया था, जो राज ठाकरे की पार्टी है। महाराष्ट्र का जो आपने अच्छा सर, शिवसेना ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? हमेशा किया है शिवसेना ने। टीवी पे बैठ के सर बात सच्ची सी है। मुझे बोलने दीजिए, बाहरी अंदरूनी में बोलने लायक आप भी नहीं है। मेरी बात मान लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई। ठीक है सुधांशु जी बोलिए। सोनिया गांधी जी बाहरी है, ये मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? शरद पवार ने, और अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, और उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में आके गठबंधन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आज भी लिखा हुआ है कि भारत का बाहरी व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। उदाहरण बहुत अच्छा, किसी को मारा पीटा तो नहीं आ रहा हूं। अरे आपने भी तो किया, उसी पार्टी के उसी सिद्धांत के साथ समझौता किया, जबकि वो आपसे टूट के गए। अब आ रहा हूं बिहार के जो लोग गए, अब यूपी का ही है भाई, उनको शिवसेना ने जिस तरह से पीछा। एक सेकंड, आलोक जी बात गलत है। आपने कहा था मैं शांत हो गया, अब आप लगातार मसले को डिफेंड कर रहे हैं। मत भूलिए आप ही की सरकार थी, क्या किया आपने? कितनों को जेल में डाल दिया, कितनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको भी तो मजे आ रहे थे इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। रजिस्टर हुए और जेल में गए। आपको याद होगा रूबिका जी याद होगा, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था, 250 से ज्यादा लोग जो गुंडाई कर रहे थे वहां पर उनको जेल के अंदर डाला था। रेलवे के एग्जाम में यूपी और बिहार के लड़कों को महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार में वहां से भगाया था।
सर ये एक आध केस गिरा खैर, देने से वो अब बड़ा उत्तर मुद्दा प्रदेश जो में है वो आते हैं। खत्म सुनिए, नहीं हो आप जाता अब रुका जी, अब उत्तर बड़ा प्रदेश मुद्दा आइए, जो है वो कृपया खत्म बोलने नहीं हो दीजिए। जाता है। लेकिन एक आलोक जी, अब कृपया मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, मेरे देखिए, दो अब अमेठी मेहमान रायबरेली पे आ जाइए। सर मेरे दो मेहमान बड़े टाइम से बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरह उस भूमिका में नहीं रह सकते, मुझे वहां भी जाना होगा। एमएच खान साहब, ये आपको तो अच्छा लग रहा होगा सर, ये यहाँ पे लड़ाई इन दोनों की हो रही है, लेकिन बेसिकली जवाब तो आपसे तलब करना चाहिए ना। बरसों से, चाहे कभी समाजवादी की रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो, आपका भी तो फर्ज बनता था कि इन सबको एक सूत्र में बांध के रखे। आपकी मायावती बहन जी अगर आ जाएंगी तो नोएडा और उसके आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट होगा, बाकी सब सौतेले हो जाएंगे, बाकी सब बाहरी हो जाएंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी की आ गई तो वो पूरा यादव लैंड है, वो वहां पर आजमगढ़ की बात कर लीजिए या फिर सैफई की बात कर लीजिए, वो बढ़िया डेवलप हो जाएगा। आप लोग भी तो ये करते हैं, फूट रखते ही है ना, डालते ही है ना। देखिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने देख लिया कि हम भी चैनल पे बैठे हुए हैं। आधा पौन घंटे से आप उन्हीं लोगों को बुलवा रही थी। नहीं, ये भी आपको आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ही आप इंक्वायरी करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप नोएडा की बात करती हैं, आप लखनऊ कभी आई हैं? लखनऊ कभी आई हैं? कभी लखनऊ आके देखिए, गोमती नदी पे पुल बने हुए हैं, पूरा विकास हुआ है लखनऊ का। आज अगर एक पुल टूटा है, सिंचाई विभाग का पुल टूटा है, तो उसी पुल पर चल रहे हैं जो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, आज उसी पर चल रहे हैं हम। 5 साल की बात आप कर रही हैं, आप 5 साल में देखिए बहन कुमारी मायावती जी शासन में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी, आप सोने की सड़क बना के रख दीजिए, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अच्छा, जौनपुर और नोएडा में तुलना कर सकती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ सर, चाटेंगे मैं नोएडा में आती जाती रहती हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा सा पार्क दिखता है। अरे आप नोएडा लखनऊ में आ जाइए, हमारे घर एक कप चाय पीजिए और लखनऊ को भी दिखाता हूं मैं। में बहुत सारे हाथी दिखते हैं, उसके अलावा मुझे उसमें और कुछ नजर नहीं आता है। बुनकर की समस्या मुझे ये बताइए सर, गोरखपुर में 10 साल से पुल बन रहा है, अयोध्या में सड़कें नहीं है, वाराणसी में सड़कें नहीं है, बलिया में चंद्रशेखर जब पीएम हुआ करते थे सर, तब से पुल बन रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तब से पुल बन रहा है, अब जाकर खत्म हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश की हालत है। देखिए, तब से पुल बन रहा है, जो बनते हैं उसमें टाइम लगते हैं, जो पुल जल्दी में बनते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, जो पुल जल्दी बनते हैं, अभी रामदास त्रिपाठी जी बैठे हैं, यही एक आपका देख लीजिए इंदिरा नगर में ये जो पॉलिटेक्निक चौराहा है उस पर एक पुल बना आनंद फानंद में, अब आज 1 साल हो गया, एक साइड बंद पड़ा हुआ है, एक साइड नहीं खुल पा रहा, एक साल से पुल बन पा रहा है। आज रामदास त्रिपाठी जी से पूछ शिलान्यास हो रहे हैं, नहीं अब आपने कहा है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। रामदास त्रिपाठी जी, यहाँ पे सिर्फ नेताओं में फर्क नहीं है कि ये बाहरी या अंदरूनी है, उत्तर प्रदेश में ही उन इलाकों में भी सौतेला व्यवहार होता है जहां से आपका सीएम चुन के आ गया या सीएम का कोई रिश्तेदार चुनकर आ गया या कोई मंत्री चुन के आ गया, बाकी सब गए तेल लेने। अभी एक पत्रकार अगरतला से आए थे यहाँ कवरेज करने के लिए और वो सैफई गए थे, तो उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि साहब ये तो विकास का ट्यूमर है सैफई, मतलब इतने ज्यादा 1-2 किलोमीटर के अंदर इतनी कंक्रीट बिल्डिंग सब बन गई हैं। तो यही हाल बादलपुर का मैं गया था देखने, वहाँ बहन कुमारी मायावती जी का जो गांव है वहाँ भी है। अभी बनारस में बता रहे हैं बिल्डिंग बन रही, हो क्या गया है कि ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जिनमें खूब हैवी कमीशन मिलता है और कंपनियों का और नेताओं का अफसरों का फायदा होता है। मेन बात यह है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, और अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो कांग्रेस की आज ये दुर्दशा नहीं होती, 4थे नंबर पे पार्टी नहीं होती। जब तक यहाँ के उद्योग और खेती नहीं होगी तो एक बात है, मैं सुधांशु जी से कहूंगा कि लिबरलाइजेशन के बाद उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता चला गया है, क्योंकि इंडस्ट्री वहां जा रही जहां ज्यादा सुविधाएं हैं, बंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, गुड़गांव है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति लाएगी कि यहाँ की इंडस्ट्री हो, या कम से कम यहाँ का जो कपड़ा बनता है, बुनकर है, यहाँ के सर आपने जो एक बात कह दी है, इनका मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। मेरे पास टाइम नहीं है सर, मुझे अब ब्रेक लेना है। मेरे ख्याल से मुझे सुधांशु जी ना मैं आपके पास आ पाऊंगी, आलोक जी ना मैं आपके पास आ पाऊंगी, और एमएच खान साहब आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी। विकास का ट्यूमर
यानी जिसको जो इलाका पसंद है वहां पर विकास का ट्यूमर बढ़ता चला जाएगा और जो इलाका आपको पसंद नहीं है उस पर आप नजर भी नहीं देंगे। खासकर फिर नेताओं पे भी आ जाता है, आपको बाहरी और अंदरूनी लोग नजर आने लगते हैं। प्रियंका गांधी के लिए तो आजकल आलोक जी ये ट्विटर पे बड़ा चल रहा था कि जितनी देर के लिए उत्तर प्रदेश में लाइट आती है उतनी देर के लिए प्रियंका गांधी आजकल आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।